मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडली जो आपको परेशानी आ रही है उससे संबंधित वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। उससे आपका भी मार्गदर्शन होता है और दूसरे दर्शकों का भी ज्ञान की वृद्धि होती है, मार्गदर्शन होता है। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की। दर्शकों, आज हम एक नौजवान की कुंडली में विचार करेंगे। उस जाति की कुंडली में परिश्रम बहुत अधिक है, फिर भी वो कर्ज के पीछे डूबता जाता है। आपकी लगन कुंडली कोई भी हो, मैंने इससे संबंध में पहले भी कई वीडियो बनाए हैं। ये लगन का भाव है, जातक का स्वयं का प्रतिनिधि करता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ सुख का, माता भूमि का, शिक्षा संतान का, रोग शत्रु का, दैनिक व्यवसाय जीवन साथी का, आयु और कष्ट का, भाग्य भाव धर्म भाव और ऊंचाई पर ले जाने वाला दशम भाव, आमदनी का भाव, सोसाइटी का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, द्वादश भाव किसी प्रकार का दंड, सहवास सुख और खर्चे का भाव, विदेश का ही भाव है। कोई भी लगन की कुंडली आपकी हो, अगर द्वितीय भाव में, द्वादश भाव में पाप ग्रह है तो ऐसे जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ता है और वो हमेशा कर्ज में डूबता जाता है। कारण द्वितीय भाव धन का भाव है। धन के भाव में अशुभ पाप ग्रह धन की हानि कर देगा और द्वादश भाव खर्च का भाव है, वहां पर खर्चा अधिक कर देगा। जब धन की हानि भी हो गई, खर्चा भी अधिक हो गया और संभवतः फिर कर्ज में डूबने वाली बात आ जाती है और भी ग्रहों का योग बन जाता है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे सप्तमें अस्त और सप्तम भाव पर पाप प्रभाव। सप्तम भाव का स्वामी अस्त है और सप्तम भाव पर पाप प्रभाव हो तो दाम्पत्य सुख में कटुता आती है, मधुरता नहीं रहती। विवाह हो जाना एक अलग बात है, लेकिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता होना एक अलग बात है। इससे संबंधित हम एक पुरुष जाति की कुंडली में विचार करेंगे जो कि हमारा होनहार जवान है। परिश्रम अधिक और कर्ज में डूबा, विवाह सुख में परेशानी, प्रबल पितृ दोष। जातक का जन्म 3 मार्च 2000 कृष्ण पक्ष द्वादशी स्वर्ण नक्षत्र चरण 1 शुक्रवार को हुआ। कृष्ण पक्ष द्वादशी अमावस्या की तरफ बढ़ती हुई है। चंद्रमा को ऐसा लगता है कि अभी अमावस्या आनी है, मैं डूबने वाला हूं। जैसे जैसे किसी आदमी को ये पता चलता है कब मुझे सजा होने वाली है, जेल के अंदर होने वाला है, तो उसका मन क्षुब्ध रह जाता है। तो यहां पर उसका वैसे ही कृष्ण पक्ष द्वादशी का चंद्रमा होता है और क्षुब्ध हो जाता है और उस पर भी पीड़ित हो तो और विषम स्थिति आ जाती है। जन्म के समय पर मीन लगन उदय हुआ। मीन लगन के 7 डिग्री 32 ब्रांच है। मीन लगन में मंगल 21 डिग्री 18 मिनट लेकर विराजमान है। मंगल द्वितीय भाव और 9 भाव का स्वामी लगन में है। द्वितीय भाव में लग्नेश गुरु 9 डिग्री 13 मिनट लेकर विराजमान है, लेकिन वहीं पर शनि नीच राशि में 18 डिग्री 43 मिनट लेकर के विराजमान है। शनि द्वितीय भाव मेष राशि में, मेष राशि में मंगल है, नीचे तो भंग हो रहा है, लेकिन उसका शनि का अपना जो नैतिक गुण है वो तो कायम रहेगा। द्वितीय भाव में द्वितीय भाव की हानि तो नहीं होगी, लेकिन उसका कायम रहेगा उसका द्वितीय भाव में नैतिक गुण, क्योंकि गुरु के ऊपर भी उसका प्रभाव है। पंचम भाव में राहु कर्क राशि में 7 डिग्री 55 मिनट लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में शुक्र 23 डिग्री, चंद्रमा 12:40 केतु 7 मिनट लेकर के विराजमान है। द्वादश भाव में कुंभ राशि में सूर्य 18 डिग्री 56 मिनट लेकर के, वहीं पर चतुर्थ भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी बुध 15 डिग्री लेकर के अस्त है, द्वादश भाव में आ गया। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता भूमि का भाव है, तो सुखों में हानि हो गई। और सप्तम भाव जीवन साथी का है, जीवन साथी के विषय में भी हानि का योग बन गया। राहु की महादशा चल रही है जो 28/2/2015 से 27/2023 तक राहु पुष्य नक्षत्र में है।
राहु पुष्य नक्षत्र में है। दर्शकों, जो भी जातक मीन लगन में पैदा होता है, मैं मीन लगन में 12वीं राशि को मीन लगन कहा जाता है। मैं मीन लगन के प्रभाव से मैं बताता हूं, वो एक अलग बात है। उसमें दूसरा मंगल आएगा, राहु की तृतीय होगी, उसमें क्रोधित होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन साधारण तौर पर मीन लगन के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति हैं। ऐसे जातक भगवान के प्रति श्रद्धावान होते हैं, आस्तिक होते हैं, सामाजिक रूढ़वादियों से घिरे रहते हैं। इनकी बातचीत करने की कला बहुत अच्छी होती है, परंतु ग्रहों के प्रभाव से कुछ अलग भी आ जाता है। पैसा इनके पास आता है पर टिकता नहीं, और वैसे ये बेकार का खर्च करते नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे खर्च हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता और खर्च बैलेंस जीरो हो जाता है। आत्मविश्वासी के धनी है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश, न्याय का पक्ष लेने वाले, कानून का सम्मान करने वाले, साधारण तौर पर ऐसा ही मिलता है। ऐसे जातक हमेशा दूसरे को भलाई करते हैं, चाहे बेशक दूसरा इनके साथ बुराई करे, लेकिन ये भलाई करने की भावना होती है। ये सोचते हैं कि ये इसने किया, वो उसका कर्म है, मैं अपना करूं। लग्न साधारण तौर दिव्य भाव में हो, अगर लग्न साधारण तौर पर दिव्य भाव में हो तो बालक साहसी होता है, शरीर अच्छा होता है, राजा की तरह ऐश्वर्यशाली होता है, आयु लंबी होती है, अच्छे कर्मों में रुचि होती है, परिवार का पूर्ण सुख मिलता है। परंतु गुरु शनि के साथ है, यहां पर प्रभाव विषम बात आ जाती है। और शनि के प्रभाव के बाद मैं बताऊंगा कि शनि और गुरु की युति का यहां क्या प्रभाव होगा। जब शनि का नंबर आएगा प्रभाव में, उसमें बात करेंगे। यहां पर फलों की हानि हो जाती है। सूर्य दर्शकों छठे भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग, शत्रु और ऋण का भाव है, और द्वादश भाव खर्च का भाव है। तो सूर्य खर्च कर रहा है, ऋण लेकर के भी खर्च करेगा। द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति चाहे किसी भी लगन में हो, वो शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि हम साधारण तौर पर बात करते हैं। साधारण तौर पर द्वादश भाव स्त्री के साथ सहवास सुख का भाव है, और सूर्य उसमें परेशानी डालता है। जिस सूर्य होता है उसका गर्म स्वभाव होता है, और स्त्री के साथ जो मिलन होता है मधुर स्वभाव होता है। तो यह बात समझो कि सहवास सुख में सूर्य किसी भी राशि का हो तो अशुभ प्रभावी रहता है, सहवास सुख मिलने नहीं देता। द्वादश भाव दंड का भाव है और शत्रु राशि में है, दंड का भी योग बनता है। इसमें द्वादश भाव में सूर्य आ गया तो किसी न किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है। ऐसे जातक को संभल कर रहना चाहिए। सूर्य वायु तत्व राशि में, वायु तत्व राशि कौन सी होती है? मिथुन, तुला और कुंभ। अगर मिथुन, तुला और कुंभ में यहां पर है तो ऐसा जातक इस तरह से खर्च करेगा, उस खर्चे करने का कोई तुक नहीं, मतलब बेकार का खर्चा करेगा। वो खर्चा ना भी करे तो उसके बात बन सकती है, लेकिन क्यों? वो ग्रहों के फलीभूत, ग्रहों के प्रभाव से मजबूर है, उसके द्वारा किया गया खर्च बेकार माना जाता है, बेकार का खर्च होता है। सूर्य यहां पर ध्यान देने वाली बात है, सूर्य यहां पर संतान में भी परेशानी डालता है, स्त्री सुख में, और धन से हीन बनाता है। तो खर्चा ही कर देगा, धन से हीन बनाता है। और संतान का इसलिए कि पंचम भाव से अष्टम भाव यहां पर संतान के जीवन का भाव है, कष्ट का भाव है। जिस तरह से लगन से अष्टम भाव हमारी आयु और कष्ट का भाव है, तो पंचम से अष्टम भाव द्वादश भाव पड़ता है, और यहां पर अशुभ सूर्य है तो संतान के लिए अशुभ माना जाता है। ऐसे में संतान उसको ना भी हो और हो जाए तो ऐसी संतान होगी वो उसको परेशानी रहेगी हमेशा। ऐसे जातक को जो ग्रह, एक साधारण उपाय है, जो ग्रह आपको पीड़ित कर रहा है उसको राम राम कीजिए। राम राम मतलब मीन्स आप उसकी उपासना कीजिए। किस तरह से करते हैं? ताकि वो आपको ये समझे अब भाई मेरा ये उपाय करता है, मैं इसकी तरफ से टेढ़ी नजर ना रखूं। तो सूर्य की उपासना करना बहुत ही अति आवश्यक है, ताकि उसको कुछ प्रभाव में शांति मिले। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। एकादश भाव में चंद्रमा विदेश योग भी करा देता है। दिन का लगन है, यह लगन जातक के प्रातः का है, क्योंकि सूर्य द्वादश भाव में आ गया।
तो प्रातः का जन्म है, करीब 7:40 के आसपास का जन्म है, दिन का जन्म हो और एकादश भाव में चंद्रमा हो तो धनी मानी माना जाता है और वह कार्य कुशल होता है। परंतु यहां पर कृष्ण पक्ष का चंद्रमा आ गया, चंद्रमा को यह लगा हुआ है कि मैं 2 दिन के बाद जाकर अस्त हो रहा हूं, उसका जो चेहरा मुरझा रहा है, जिस तरह से फूल का मुरझा रहा है, इस तरह से चेहरा चंद्रमा का मुरझा रहा है कि आज द्वादशी होगी, रोज ही 14 को अमावस्या आ जाएगी, मैं अस्त हो जाऊंगा, काफी दिन तक अस्त हो जाऊंगा। तो वह मुरझाया हुआ है, फल देने में असमर्थ है। साथ साथ केतु भी साथ में है, केतु से पीड़ित है, शिक्षा, संतान और धन की परेशानी आएगी, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है और चंद्रमा युवराज है, तो शिक्षा संतान में परेशानी वाली बात आएगी। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मंगल के विषय में कुछ कई आदमियों को भ्रांति होती है और हमारे पास बहुत शास्त्रों में उपलब्ध भी है। अब यहां पर मंगल भाग्य का स्वामी बनता है, द्वितीय भाव का स्वामी बनता है। मंगल यहां पर भाग्यवान तो है, तो भाग्य का स्वामी लगन में चला गया, भाग्यवान है, लेकिन इस स्थिति में मंगल के दोनों तरफ प्रबल पाप ग्रह है, सूर्य भी और शनि भी है। द्वितीय भाव में शनि है, गुरु है, लेकिन गुरु की 9 डिग्री है, शनि बलवान है तो शनि को माना जाएगा। द्वितीय भाव में शनि है और द्वादश भाव में सूर्य। मंगल भी पाप करते योग में है, भाग्य का स्वामी पाप करते योग में है और लगन भी पाप करते योग में, अपना पूरा फल नहीं देगा। साधारण तौर पर अगर ये पाप ग्रह ना भी हो तो साधारण तौर पर मंगल द्वितीय 9 भाव का स्वामी लगन में जब आ जाता है तो जातक संपन्न और भागवान भले ही हो, परंतु वह सुखों से हीन होगा, परिवार में उसको सुख नहीं मिलता और कार्य व्यवसाय में परेशानी आती है। भाग्य की थोड़ी सी उन्नति हो सकती है। क्यों होती है कि मंगल की चतुर्दशी चतुर्थ भाव पर है, शत्रु राशि में है, यहां पर परेशानी देगा। मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है, कन्या राशि में, शत्रु राशि में दे रहा है और मंगल और सूर्य दोनों ऐसे ग्रह हैं जो दाम्पत्य जीवन से दूर भागते हैं, तो यहां पर भी परेशानी देगा। अष्टम दृष्टि से भाग्य की उन्नति से जरूर करें, तो तभी बताया गया है हमारे विशेषज्ञों का कि इस प्रकार का मंगल लगन में हो तो जातक भाग्य से संपन्न होगा, उसकी सारी परेशानियां जितनी भी आती हैं भाग्य के द्वारा उसको समाप्त कर देता है, लेकिन वो घरेलू सुख और पत्नी के सुख में सहायक नहीं है और यह सप्तम भाव दैनिक व्यवसाय का भी है, व्यवसाय में परेशानी आएगी। दूसरी बात, द्वितीय भाव मारक स्थान है, मारक स्थान का स्वामी लगन में आ गया और दूसरे मारक स्थान को देख रहा है, जीवन में कष्ट ही कष्ट आएंगे। द्वितीय भाव मारक स्थान है और सप्तम भाव मारक स्थान है और मंगल मारक स्थान का स्वामी लगन में आकर के दूसरे मारक को देख रहा है, कष्टों की भरमार होगी, जीवन में कष्ट आएंगे। अब यहां पर मंगल को चाहे शुभ लगा लो या अशुभ लगा लो, मेरा अपना मानना यह है कि मैंने बहुत सारी कुंडली देख ली, जो मंगल देव दाम्पत्य जीवन में अशुभ कारक है, आप आंख मीच करके उसको बोल दीजिए मंगली है, तो उसका उपाय कर लेना ही अच्छा रह जाता है। अब बात करें बुध की। बुध चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी द्वादश भाव में अस्त हो गया। माता का सुख खत्म, तो अस्त हो गया, पत्नी का सुख खत्म हो गया, क्यों अस्त हो गया, और मंगल देख रहा है दोनों को, तो माता के सुख में भी परेशानी आ गई और पत्नी के सुख में भी परेशानी आ गई। बुध अस्त होने के से प्रभावहीन है और कोई इन दोनों पर दूसरा कोई शुभ प्रभाव नहीं है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र तृतीय भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और एकादश भाव में है। एकादश भाव शुक्र किसी भी राशि में हो, जातक कुछ भी ना करे फिर भी उसको कई किस्म के चरित्र के संबंध में अपवाद सुनने पड़ते हैं। आमदनी तो देता है थोड़ी बहुत, लेकिन अपवाद सुनने पड़ते हैं। उसका सुंदर आकर्षण होता है, व्यक्तित्व होता है, उत्साह होता है और ऐसा जातक अच्छे वस्त्र पहनने वाला और वो परफ्यूम वगैरह लगाने वाला होता है,
उसको शौकीन होता है, सेवन करने वाला होता है और कुशल, ऐश्वर्य पसंद, ऐसी स्त्रियां जो कि ऐश्वर्य पसंद होती हैं उनसे भी उसकी प्रीत हो सकती है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा की यहां पर युति आ रही है। शुक्र और चंद्रमा की युति आ रही है। ये युति यहां पर एकादश भाव में ऐसी बताती है कि ऐसा जातक ऐश्वर्य संपन्न स्त्रियों से संबंध में आ सकता है। केतु भी है, उसको और बढ़ावा देगा। तो ऐसे जातक को ऐसे संबंध से बचने से अच्छा है उपाय कर लेना चाहिए, चंद्रमा केतु का उपाय कर लेना चाहिए ताकि ये बढ़ाए नहीं। और अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि एकादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव का स्वामी और द्वितीय भाव में है। नीच वाली तो बात छोड़ दो, नीच भंग हो गया, वो कैसे भी हो गया, छोड़ दो। लेकिन यहां पर एसबीआई बैंक का मैनेजर खर्चे के भाव में बैठ गया, तो खर्चे को जैसे वो देखा होगा चने भून देते हैं, पैसे को ऐसे भून देगा, यानी कहने का मतलब इतना खर्चा कर देगा, एसबीआई बैंक खाली हो जाएगा, धन की हानि होगी, धन संग्रह उसका कर नहीं सकता, कुटुंब से उसकी अनबन रहेगी, पारिवारिक सुख साधनों में कमी आएगी। तीसरी दृष्टि से यहां पर देख रहा है कि इसका द्वादश भाव का स्वामी देख रहा है, पारिवारिक सुख साधनों में यहां पर कमी आएगी, आयु अच्छी होगी और दसम भाव से आमदनी कमाएगा और खर्चा कर देगा, फायदा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ बात दर्शक देखियो, शनि द्वादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में सूर्य भी है, द्वादश भाव दंड का स्वामी है और द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव की भी हानि हो रही है, द्वितीय भाव की भी हानि हो रही है और चतुर्थ भाव की भी हानि हो रही है। और शनि पुष्य नक्षत्र का स्वामी है, राहु पुष्य नक्षत्र में है और लगन को देख रहा है। ऐसे जातक को दंड का प्रावधान हो सकता है, किसी प्रकार के दंड उसको मिल सकता है, कारण चाहे कुछ भी हो, वो एक अलग विषय है, गहन अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन द्वितीय भाव का, द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय में हो और राहु उस लगन को भी देख रहा है और द्वादश भाव में सूर्य अपने आप में दंड का कारक बन रहा है, छठे भाव का स्वामी है और लगन भी पाप करते योग में आ रहा है। तो ऐसे जातक को परिश्रम अधिक करना पड़ता है और खर्च के नीचे दबाता है और कर्जा ही कर्जा हो जाता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु पंचम भाव में है, कर्क राशि में, शत्रु राशि में है, शिक्षा संतान में बाधा आएगी, उस जातक की वाणी में रूखापन होगा, योग होते हुए भी उसको सम्मान नहीं मिलता, धन के विषय में उतार चढ़ाव आएंगे और लगन पर उसका प्रभाव होगा, अशुभ प्रभाव होगा। राहु पिता में है, इनका कोई पुरुष, कोई सोचने की जरूरत नहीं, अतृप्त आत्मा में है। मैंने ऐसी कुंडलियों का बहुत अनुभव देख लिया और मैंने ऐसे जातक की कुंडलियों के जो पूर्वजों को प्रकट होते हुए मैंने बहुत देख लिया। कोई पुरुष उनके अतृप्त आत्मा में है, प्रवृत्ति दोष है। अब बात करें केतु की। केतु एकादश भाव में अनियमित आमदनी होगी, कभी 10 रुपए कमा लिए, कभी 20 कमा लिए, कभी 40, कभी 150, कभी 2 रुपए कमा लिए। मित्रों से धोखा होगा, संतान के पक्ष में, शिक्षा के पक्ष में कष्ट होगा और जीवन साथी के पक्ष में यहां पर परेशानी आएगी, पत्नी से मन मुटाव होगा। केतु ने भी सप्तम भाव को पीट दिया, मंगल ने भी सप्तम भाव को पीट दिया, मंगल ने चतुर्थ भाव को पीट दिया। सुख की आशा ही नहीं, सिर्फ परिश्रम करो, पैसा कमाओ और उसको खर्च कर दो, धन कुछ है ही नहीं। यहां पर शुक्र और चंद्रमा केतु बदनामी के सलाह कुछ नहीं दे सकते। सूर्य और शनि जातक को किसी प्रकार की सजा भी दिला सकते हैं, योग बन सकता है। स्पष्ट काल सब योग बन रहा है, पूरे ग्रह केतु में है। तो ऐसे होनहार बालक का कर्ज में डूबना और विवाह में परेशानी आना, मैंने आपको वीडियो बना करके मार्गदर्शन किया। दर्शकों, अब बात करते हैं उपाय की। अपनी तरफ से कुछ उपाय के लिए सोचे, अच्छा सोचे, करना तो जो प्रभु ने पर अपने, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं, कोई भी जिस जातक ने जन्म लिया है वो अपने पूर्व कर्मों के फल का अनुरूप ही वह होगा। हाँ, शास्त्र में उसका उपाय दिया गया है, तो मनुष्य योनि में आए हैं और वही एक योनि ऐसी है जिसमें हम कुछ उपाय कर सकते हैं, तो उपाय कर लेना चाहिए। परवर पितृदोष है, पितृदोष का निवारण किया जाइए। राहु पंचम भाव में है, नागबली श्राद्ध करना चाहिए और लग्नेश शनि और राहु के पाप करते योग में शांति करानी चाहिए, मंगल की शांति करानी चाहिए और काल सब दोष निवारण करना चाहिए। और ऐसे जातक को पुखराज
का रत्न गले में धारण करना चाहिए। अपनी वजन के आधार पर पुखराज का रत्न गले में धारण करना चाहिए और चंद्रमा का भी रत्न गले में धारण करना चाहिए। गज केसरी योग हो जाएगा। और विवाह से पहले कुंभ विवाह करे, फिर कुंडली मिलान करके योग कन्या के साथ शादी करे और छोड़ दे प्रभु के ऊपर। मेरा ये अनुभव है, उसकी राह आसान हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं, किसी पंडित जी में जादू की छड़ी लेकर के कोई पंडित जी पैदा नहीं हुआ। वो सिर्फ मार्गदर्शन करता है, कर्म आपको करने हैं। और जो ये मैंने कर्म बता दिया, आपने ये कर्म कर लिया तो आप निश्चिंत रहिए, आपको भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य फल देंगे और उसकी राह आसान हो जाएगी। पितृदोष निवारण करें, चंद्रमा केतु की शांति करें, शनि और सूर्य का ताप करके योग की शांति करें, मंगल की शांति करें और गले में गुरु का और चंद्रमा का रत्न धारण करें। फिर देखो प्रभाव कैसे मिलता है। दर्शकों, मैंने आज होनहार पुरुष का, बच्चे का, हमारा ही बच्चा है, मैंने आपके सामने मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हो अब ये इस प्रकार के दोष सभी में ही होंगे, या अकेला तो पैदा नहीं हुआ, और जिसको भी हुआ उसका भी मार्गदर्शन होगा। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम का मार्गदर्शन हो। और दर्शकों, मैं हमेशा कहता हूं, मेरा चैनल तो नया है, मैंने यही चैनल का सब्जेक्ट लिया अब मैं वास्तु कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करूं। मेरी इच्छा यह रहती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो और मैं इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। दर्शकों, जैसा हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक नर्मदा है, यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकते हैं। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिला बिना किसी शुल्क आपकी आसान करने के लिए भेजता है, जो इच्छुक है संपर्क करता है। अंत में फिर कहूंगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करो, जिसको जो परेशानी है कमेंट बॉक्स में लिखो और वीडियो बना करके मैं उसका मार्गदर्शन करूंगा। धन्यवाद।